साहस सरोकार। मुसीबतों से निखरती है शख्सियत यारो, जो चट्टानों से ना उलझे वो झरना किस काम का। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका हमारे खास शो शख्सियत में। तो आज शख्सियत में मैं आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू कराने जा रही हूं जिन्होंने मेहनत, संघर्ष और लगन के दम पर एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। जी हाँ, आज हमारे बीच मौजूद हैं IPS अधिकारी सईद मोहम्मद कासिम आब्दी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में। तो सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दें। मेरा नाम कासिम आब्दी है। 2017 बैच का मैं IPS अधिकारी हूँ। मूलतः मैं रहने वाला जौनपुर का हूँ। विगत 3.5 वर्षों से लखनऊ में यहाँ पर मैं पोस्टेड हूँ। अलग अलग रोल में मैं यहाँ पर रहा हूँ। एज ए ACP काकोरी में यहाँ पर रहा, फिर मैं यहाँ पे एडिशनल DCP ईस्ट रहा, फिर लगभग 1 साल से मैं एज ए DCP नॉर्थ यहाँ पर पोस्ट हूँ। मेरी एजुकेशन की बात करें तो मैं 10+2 जो है वो मैंने अपने जो मूल जनपद है जौनपुर वहाँ से मैंने किया। फिर उसके बाद मैंने ITBHU से वहाँ पे 4 साल मैंने BTech की पढ़ाई किया, और फिर उसके बाद छोटी मोटी जॉब्स भी किया इस दौरान। और फिर उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज तैयारी के लिए फिर मैं दिल्ली गया, दिल्ली में तैयारी किया, और फिर फाइनली मैं सेलेक्ट होने के बाद पहली बार मैं IPS में सन 2016 में सेलेक्ट हुआ था। फिर मुझे वेस्ट बंगाल कैडर मिला, फिर दोबारा मैंने एग्ज़ाम दिया तो दोबारा वो मुझे UP कैडर मिला 2017 बैच में। तो इस तरह से जर्नी रही शुरू से लेकर आखिर तक। अभी तो एक तरह से स्टार्टिंग फेज़ में है ये। आगे आगे देखिए अभी, क्योंकि लगभग 3.5 साल से मैं लखनऊ में ही पोस्टेड हूँ। जो मेरी इनिशियल जो ट्रेनिंग जो पीरियड था वो मैं शाहजहाँपुर में, मैं SP अंडर ट्रेनिंग में शाहजहाँपुर में था। फिर उसके बाद मैं लखनऊ आ गया था, तो तब से लेकर के अभी तक मैं लखनऊ में ही पोस्टेड हूँ। आप DCP का कार्यभार संभाल रहे हैं, बहुत ही जिम्मेदारी वाला और महत्वपूर्ण पद है। इसकी शुरुआत कैसे हुई? ये जैसा जानती हैं, यहाँ पर लखनऊ जब कमिश्नरेट बना तो इसको 5 हिस्सों में इसको बांट दिया गया। 5 जोनल DCPs यहाँ पर नियुक्त किए गए 5 जोन्स के लिए। तब मैं यहाँ पर एज ए CO था, एज ए ACP था, तो वो डिजिग्नेशन चेंज हो जाता है। तो फिर मैं पहली पोस्टिंग मेरी ACP काकोरी हुई, फिर मैं यहाँ पर एडिशनल SP बना। एज ए एडिशनल SP मैं यहाँ पर एडिशनल DCP ईस्ट के पद पर मैं रहा। और फिर उसके बाद जब समय उसका समाप्त हुआ एडिशनल SP का, फिर मुझे यहाँ पर एज ए DCP नॉर्थ नियुक्त किया गया। लगभग 1 साल हो गया है, और कुछ मामलों में बड़ा चैलेंजिंग ये जोन है, बड़ा चैलेंजिंग जोन है। क्राइम प्रोन एरिया है ये, लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं भी रहती हैं यहाँ पर, और तरह तरह के चैलेंजेस यहाँ पर फेस करने को आए दिन मिलते हैं। चैलेंजिंग है, इसीलिए इंटरेस्टिंग भी है। कब आपके मन में आया कि IPS बनना चाहिए? क्या चीज़ आपको प्रेरित की? देखिए, तैयारी हम लोगों ने करने की सोची जब मैं अपने कॉलेज के 2nd ईयर में था। तो जैसे होता है कि फिर अलग अलग लड़के, अलग अलग जो आपके जो बैचमेट्स होते हैं वो अलग अलग फील्ड में जाने का प्रयास करते हैं। कुछ जो है वो जिनको मैनेजमेंट में जाना था उन्होंने कैट की कोचिंग ज्वाइन किया। जिन्हें सिविल सर्विसेज की तरफ जाना था तो वहाँ पर बनारस में, हालांकि कोई बहुत बड़ी कोचिंग्स वहाँ पर उस तरह से उस समय पर, ये मैं बात कर रहा हूँ सन 2009-10 के आसपास की, तो उस समय वहाँ पर बनारस में कोई बहुत बड़ी कोचिंग्स वगैरह जो नामी गिरामी आजकल की जो कोचिंग्स हैं वहाँ पर उस तरह के बैनर नहीं थे। बट फिर भी छोटे मोटे जो एक तरह से कह सकते हैं जो बहुत स्टार्टिंग फेज़ में जो कोचिंग्स होती हैं वो वहाँ पर थी, जो तैयारी कराती थी। तो हम लोग भी वहाँ पर जा कर के हम लोगों ने स्टार्ट करना शुरू किया। हम लोग ग्रुप में 4-5 लड़के थे। शुरुआत में हम लोगों ने किया, फिर धीरे धीरे लोग बढ़ते गए, और फिर 4th ईयर तक होते होते हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जॉब जो कैंपस प्लेसमेंट होता है वो जॉब
ना ले करके, बल्कि हम लोग सभी लोग दिल्ली चल करके तैयारी करेंगे। तो हम 4-5 लड़के हम लोग साथ मिल करके दिल्ली आए, फिर वहाँ से कारवां शुरू हुआ, सफ़र शुरू हुआ। सब तैयारी करते रहे, अलग अलग समय पर कुछ लोग सेलेक्ट होते गए तो वो निकलते गए, कुछ जो नहीं सेलेक्ट हुए वो उसी चक्रव्यूह में फंसे रहे, कुछ नहीं सेलेक्ट हुए किसी और जॉब में चले गए, किसी ने कोई और करियर पाथ चुन लिया। तो सबकी अपनी अपनी डेस्टिनी थी। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सभी अपनी अपनी लाइफ में सेटल हुए, कुछ अपने उद्देश्य में सफल हो पाए, कुछ नहीं सफल हो पाए। जो नहीं भी सफल हो पाए वो भी कहीं ना कहीं और कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं वो फिर उन्होंने कहीं और जो है वो अपॉर्चुनिटी जो है वो ढूंढी और आज वो कहीं और जॉब कर रहे हैं। तो इस तरीके से शुरुआत तो कॉलेज से ही हुई, कॉलेज से लेकर के फिर उसके बाद साथ में पढ़ते रहे और फिर तैयारी करते रहे। आज आप एक बहुत अच्छे मुकाम पे हैं, तो यहाँ तक पहुँचने के लिए किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा आपको? देखिए, चुनौतियाँ तो अलग अलग तरीके की अलग अलग समय पर आपको फेस करनी पड़ती हैं। जब आप कॉलेज में आप टोटली जो है वो डिपेंडेंट रहते हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपने अभिभावक जो हैं उनके ऊपर। सारी चीज़ें जो है वो हर चीज़ हर हिसाब से आप डिपेंडेंट रहते हैं। लेकिन जब आप फिर एक बार तैयारी करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे जिस जगह पर आप रहते हैं वहाँ का कुछ खर्चा भी आता है, इकोनॉमिकली भी जो है वो इसका बर्डन जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। बिकॉज़ ये समय जो है काफ़ी लंबा होता है तैयारी का। पूरा एग्ज़ाम का जो प्रोसेस है वो लगभग 1 साल का होता है, और अगर उस बार आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर वो साइकिल पूरी रिपीट होती है 1 साल के लिए। तो यहाँ पर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका जो हौसला है, आपका जो मोटिवेशन है वो कम नहीं होना चाहिए। और इसमें जो पेरेंट्स होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे पहली बार मुझे याद है कि पहली बार मेरा प्रीलिम्स में जब सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो जाहिर सी बात है जब आदमी तैयारी करता है किसी चीज़ के लिए, तन मन धन पूरे मनोयोग के साथ तैयारी करता है और फिर उसको सफलता नहीं मिलती है तो दुख होता है। लेकिन उसमें उस फेल्योर से आपको टूटना नहीं चाहिए, बल्कि उससे बहुत कुछ सीख करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। और सिविल सर्विस की तैयारी ये एक तरह से पूरी जर्नी है, और ये जर्नी आपको बहुत कुछ सिखाती है कि कैसे अपने आप को जो है, जब आप टूट के बिखर जाते हैं, जब आपका जो है वो अब अपने लो फेज़ में रहते हैं, तो कैसे अपने आप को आपको मोटिवेट रखना है, कैसे अपने आप को चीयर अप करना है, ये सारी चीज़ें। तो अपने आप मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड रखना है इतने लंबे समय तक, ये सबसे महत्वपूर्ण चैलेंजिंग टास्क था। जी, जैसा अभी आपने बताया कि तैयारी कर रहे थे उसमें फेल हुए, जो लोग टूट जाते हैं, अक्सर लोग हार मान जाते हैं, तो ऐसी क्या चीज़ आपको प्रेरित कर रही थी कि आपने हार नहीं मानी, आप आगे बढ़ते ही गए? देखिए, जब आपके पास लाइफ आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं देती है तो फिर आप पूरे मनोयोग के साथ एक ही दिशा में लगे रहते हैं। जब दिशाएं बहुत सारी होती है तो उस समय भटकने का खतरा होता है, ये भी कर ले। अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट एक चीज़ की क्लैरिटी है कि भाई मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, ये रास्ता चुनना है, रास्ता आपको पता है, मंजिल आपको पता है, बस आपके साथ केवल एक चीज़ की रिक्वायरमेंट है, आपकी मेहनत और आपकी लगन। वो चीज़ें आपके अपने हाथ में है, डेस्टिनी आपके अपने हाथ में नहीं है। आगे क्या होगा, बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक नहीं होना चाहिए कि आगे क्या होगा, अगर नहीं हुआ तो आपको हमेशा ये सोचना है अगर हो जाएगा तो क्या होगा। हम ये क्यों सोचे अभी से, इनिशियल जो हमारा जो इनिशियली जो हम सपोज करते हैं वो इस तरीके से करते हैं, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा। मेरा सोचने का नज़रिया हमेशा ये था कि अगर ये हो जाएगा तो क्या होगा, लाइफ में किस तरह के चेंजेस आएंगे, लाइफ में किस तरह के पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। और यही चीज़ आपको मोटिवेट करती रहती है, यही चीज़ आपको पुश देती है और करने का, और तैयारी करिए और मेहनत करिए। जो कमियां हैं उसके ऊपर फोकस करिए, जो अपनी वीकनेसेस है उसके ऊपर फोकस कीजिए, स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस कीजिए, वीकनेसेस को कम करिए, वीकनेस वाले जो एरिया हैं उसके ऊपर काम करिए और स्ट्रेंथ के ऊपर फोकस करिए। हर इंसान का एक सपना होता है, उसे पूरा करने की लगन होती है। कासिम आबदी का क्या सपना? देखिए, सपना यही है कि इस सर्विस में आने के बाद इकलौता यही सपना है कि भाई जिस ध्येय के साथ आए हैं, जो मोटो है सर्विस का कि एक सुरक्षित समाज
को बनाने में जितना योगदान हो सके, ठीक है, एक सेफ सुरक्षित समाज को बनाने में, एक सभ्य समाज को बनाने में जितना योगदान हो सके उतना ज़रूर करना चाहेंगे। लोगों की पीड़ा अपने स्तर से जितनी मैं कम कर सकूं, जितना लोगों के लिए जितना भला कर सकूं अपने स्तर से। जाहिर सी बात है बहुत सारी समस्याएं जिसका समाधान हम लोगों के पास नहीं होता है, लेकिन प्रयास कोशिश यही रहती है कि अगर किसी की लाइफ में थोड़ा सा भी पॉजिटिव चेंज हमारी वजह से आ जाता है तो मेरे ख्याल से इस नौकरी का जो उद्देश्य है वो सफल हो जाता है। जी सर, हर इंसान का एक प्रेरणा स्रोत होता है, आपका कौन है? देखिए बहुत सारे प्रेरणा स्रोत, जाहिर सी बात है जब आप आपके पेरेंट्स जो है वो कंटिन्यूअस एक सपोर्ट बेस रहते ही हैं। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा दर्शकों को भी कि ये एग्ज़ाम जो है वो थोड़ा सा लंबा एग्ज़ाम, इसका टाइम पीरियड लंबा होता है, तो इसमें जो सपोर्ट सिस्टम होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जो आपके पीछे जो लोग खड़े हुए हैं, जो पर्दे के पीछे जिनको कहते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स हैं, जैसे मेरे केस में मामा जी थे, चाचा जी थे, ये लोग हमारी सिस्टर हैं, ये लोग कंटिन्यूअस मोटिवेट करते रहे। कभी इन्होंने ये नहीं एहसास होने दिया कि भाई आप सिलेक्ट नहीं हो पा रहे हो तो आप में कुछ कमी है। ऐसा नहीं होता, डिस्पाइट ऑफ ऑल द एफर्ट्स कई बार ऐसा होता है कि आपको सफलता नहीं मिलती है। तो कुछ चीज़ें जो है वो डेस्टिनी भी अपना रोल प्ले करती है, बट ऑब्वियसली हार्ड वर्क और जो टेक्निक्स हैं वो उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। और एक चीज़ है कि अगर आप लगातार किसी चीज़ को परसू करते रहें, लगातार अगर किसी चीज़ के पीछे पड़े रहें, तो वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो आपको ज़रूर मिलती है। ये चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है। और सिर्फ यूपीएससी में नहीं, इससे पहले मेरा जेईई में जब सिलेक्शन हुआ था तो भी पहली बार सफलता नहीं मिली थी, लेकिन फिर लगा रहा। दूसरी बार मैं यहाँ से फिर मैं कोटा गया तैयारी करने के लिए, इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए। उस समय जौनपुर से कोटा जाना एक बड़ी बात हुआ करती थी, लेकिन फिर गए, लगातार लगे रहे तो चीज़ें मिली। अगर छोड़ देते आधे रास्ते में तो भटक जाते, कहीं और चले जाते। लेकिन यही है कि आप अगर उद्देश्य आपका क्लियर है, गोल क्लियर है, फोकस है, और अगर आप लगातार परसिवरेंस आपके अंदर है, लगातार लगे हुए हैं, तो आपको निश्चित रूप से सफलता आपको मिलेगी। सर, आप पुलिस सेवा में हैं, तमाम घटनाओं से रूबरू होते होंगे। कोई ऐसी घटना आप बताएं जिससे आपका मन व्याकुल हो गया हो, आप भावुक हो गए हों? नहीं, बहुत सारी आए दिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं। कोई एक घटना जो आपके जहन में हो? अभी हाल फिलहाल में ही एक यहाँ पे दर्दनाक एक हादसा हुआ था। हमारा थाना पड़ता है गाजीपुर, वहाँ पर एक लूट के दौरान एक बुजुर्ग महिला की वहाँ पर हत्या कर दी गई थी। बड़ा मार्मिक घटना स्थल पे जब हम लोग गए तो बड़ा ही हृदय विदारक जिसको कहते हैं सीन था। महिला की वहाँ पर डेड बॉडी रखी हुई थी, और जब घटना वर्कआउट हुई तो पता चला कि उनका एक पुराना, उनके यहाँ जो एक आदमी काम करता था, ड्राइवर था, वो उस घटना में शामिल था। उसको गिरफ्तार करके हम लोग को जेल भेजा, लेकिन जब इंटरोगेशन किया तो पता चला कि वो क्योंकि वो लेडी जो है वो उस आदमी को पहचान गई थी, इस वजह से उस आदमी ने उनका गला घोट करके उनकी हत्या कर दिया। तो कई बार लगता है कि इंसान की जान की कदर नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं है, कि केवल चंद पैसों के लिए, और वो पैसा भी उसको मिला नहीं। बाद में जब पुलिस ने सारी चीज़ें रिकवर कराई, सारे आइटम्स जो थे वो रिकवर हुए, पैसा भी नहीं मिला। एक बुजुर्ग महिला की उसमें हत्या हो गई। उसकी पूरी फैमिली जो है, जो सपोर्ट सिस्टम होता है, उसके बच्चे थे, वो सभी लोग रो रहे थे। उनके हस्बैंड थे, वो हस्बैंड वाइफ अकेले रहते थे, हस्बैंड अकेले हो गए। मेरे पास आए थे उसके कुछ दिन बाद। तो पूरी कई लोगों की लाइफ जो वो तबाह हो गई, सिर्फ कुछ चंद पैसों के लालच में। तो कई बार लगता है कि बच्चों को जो है वैल्यू सिस्टम जो है बड़ा इम्पोर्टेंट है। आजकल के समाज में जिस तरह की सोशल मीडिया का ज़माना है, चारों तरफ हम लोग जो है वो मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट से जो है वो रूबरू हो रहे हैं। सभी जगह आप देखिएगा कि कंज्यूमरिस्ट कल्चर जो है वो पूरी तरह से हावी हो गया। कहीं ना कहीं वैल्यू सिस्टम समाज का जो है वो गिरता जा रहा है। ज़रूरत ये है आज फिर से समाज को एकत्रित होने की, और जो वैल्यू सिस्टम, मॉरल वैल्यूज़ हैं, वो अपने बच्चों में उसको इम्बाइब करने की, और मॉरली अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाएं, इस चीज़ की ज़रूरत है सोसाइटी को।
सर, अपनी लाइफ का कोई बेहतरीन किस्सा जो आप प्राइम टीवी के जरिए दर्शकों से साझा करना चाहें? ना बेहतरीन किस्सा तो वैसे तो बहुत सारी, देखिए लाइफ में कुछ ना कुछ हलचल अप डाउन चलते रहते हैं और हर दिन एक नया, कह सकते हैं कि एक नया चैलेंज हम लोगों के लिए होता है। कोई घटना हो जाती है, उसको हम लोग को तो कई बार ऐसा लगता है कि ये पर्सनली हमारे साथ, जैसे किसी के घर में चोरी हो गई तो हम लोग को ऐसा लगता है जैसे हमारे घर में चोरी हो गई, और हम लोग उसी शिद्दत के साथ उसको वर्कआउट करने का प्रयास करते हैं। कुछ कुछ केसेस में सफलता नहीं भी मिलती है, लेकिन ये है कि हम लोग ये इंश्योर ज़रूर करते हैं कि हमारे प्रयास में कोई कमी ना हो। और ज़िंदगी ऐसे ही है, देखिए बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंस भी आपको होते हैं। जब आपकी जर्नी लंबी होती है तो उस दौरान किसी की भी लाइफ जो है वो मोनोटोनस नहीं होती है, सिंगल पाथ पर नहीं चलती है। अप्स एंड डाउन्स हर किसी की लाइफ में आते रहते हैं, और जब आपकी कभी अच्छे एक्सपीरियंस भी होते हैं, कभी ख़राब एक्सपीरियंस भी होते हैं। आपको लाइफ में जो है वो धोखे भी मिलते हैं, आपको लाइफ में जो है वो बहुत अच्छे इंसान भी मिलते हैं। तो ये सभी की लाइफ में चलता रहता है। सुखद अनुभव जब पहली बार जब मेरा, मुझे याद है जब सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि लंबे समय से लगातार सफलता नहीं मिल पाई, और हम लोग लगातार जो है वो, फिर पिताजी भी रिटायर हो गए थे, फिर इकोनॉमिकली भी थोड़ा दिक्कतें आने लगी। तो फिर उसके बाद जब एकाएक जब पता चला कि हाँ भाई सिलेक्शन हो गया, तो वो एक अभूतपूर्व जिसको कहते हैं एहसास था, कि लगा कि हाँ भाई एक जो है मतलब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ये है कि लाइफ में एक स्टेबिलिटी आई, ठीक है। और फिर आप पूरा जो है वो आपके माता पिता फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर वो डिपेंडेंट होने लगते हैं, एज जैसे जैसे उनकी एज जैसे जैसे बढ़ती है। तो यहाँ पर हम लोग जिस समाज में रहते हैं, वहाँ पर आपके साथ साथ आपकी पूरा एक इकोसिस्टम है जो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है एक समय के बाद। तो उस जिम्मेदारी का एहसास, और फिर उसमें इस तरह की जब पता चला कि इसमें सफलता मिली है, तो एक अभूतपूर्व एहसास था वो। और ज़िंदगी, जैसे मैंने कहा कि हर दिन एक नित्य दिन एक नया चैलेंज होता है। उसको किस तरीके से उसको वर्कआउट करना, केसेस को वर्कआउट करना, क्रिमिनल्स को पकड़ना, ये सब अपने आप में बड़ा मोटिवेशनल एक्सपीरियंस रहता है। सर, आप डीसीपी का कार्यभार संभाल रहे हैं, कानून व्यवस्था को और कैसे बेहतर किया जा सकता है आपकी राय में? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर किसी भी स्टेट के लिए लॉ एंड ऑर्डर अटमोस्ट प्रायोरिटी होती है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, कोई भी कंट्री हो, कोई भी स्टेट हो। और इसका इम्पोर्टेंस इसलिए बहुत होता है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अगर नहीं होगा तो समाज में किसी भी तरह की एक्टिविटी जो है वो पनप नहीं सकती है। जहाँ पर लड़ाई झगड़ा है, जहाँ पर आगजनी हो रही है, वहाँ पर ना कोई बिज़नेस प्रॉस्पर कर पाएगा, ना बच्चे स्कूल जा पाएंगे, ना ही किसी भी तरह की कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी वहाँ पर संभव है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का जो इकलौता जो यहाँ पर जो जिम्मेदारी है वो सिविल पुलिस की होती है। सबसे पहली जो एक तरह से कहें कि फोर फ्रंट पे जो रहता है, ऐसे लोगों को चिन्हित करना जो शरारती तत्व हैं। कोई भी जैसे त्यौहार होता है तो हम लोगों का एक सेट ड्रिल होती है कि शरारती तत्वों को, जैसे अभी मुहर्रम चल रहा है तो हम लोग ऐसे लोगों को ज़रूर चिन्हित करते हैं जो कि इसमें प्रेम सौहार्द को जो है वो बिगाड़ सकते हैं, माहौल को ख़राब कर सकते हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध पहले से निरोधात्मक कार्रवाई करना, उनको पहले से चिन्हित करना, उनके विरुद्ध कार्रवाई करना। और कोई भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है तो उसमें उसको किस तरह से इफेक्टिवली डील करना है, उसके लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। लॉ एंड ऑर्डर में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि रिस्पॉन्स जो है वो बहुत क्विक होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए। तो ये ज़रूर प्रयास रहता है कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की अगर सूचना आती है तो हम लोग जल्दी से जल्दी, भारी से भारी संख्या में वहाँ पर फोर्स मौजूद रहे। कई बार ऐसा होता है कि जल्दी पहुँचने पर सिचुएशन डिफ्यूज़ हो जाती है, और अगर मान लीजिए सिचुएशन फोर्स समय पर नहीं पहुँचती है तो सिचुएशन फिर काबू के बाहर हो जाती है। तो लगातार एक सतर्क दृष्टि बनाए रखना लॉ एंड ऑर्डर के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण है। सर, जो बच्चे आईएएस, पीसीएस या किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से, प्रोग्राम के माध्यम से यही संदेश देना चाहेंगे कि देखिए, हताश नहीं होना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हताश नहीं होना है, और कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि हमारा रास्ता क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा एम क्या है, गोल क्या है, और उस रास्ते पर कैसे चलना है
वो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना चाहिए। ये नहीं है कि हम ये भी कर लें, ये भी कर लें, लाइफ में डॉक्टर भी बन जाएं, हम इंजीनियर भी बन जाएं। जो भी काम आपको करना है वो आप पूरे मनोयोग के साथ करिए, फोकस्ड वे में करिए, और बिना ये सोचे हुए कि सामने वाला क्या सोचेगा, सोसाइटी क्या सोचेगी, समाज क्या सोचेगा। आप परसिस्टेंटली उस काम को करते रहिए। और देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कंसिस्टेंट रहना चाहिए अपने एफर्ट में। ये नहीं कि आपने एक दिन जो है 18 घंटे पढ़ाई की, अगले दिन जो है आप छुट्टी पे चले गए, या अगले दिन आप पिक्चर देखने चले गए। आप भले ही आप 7 घंटे 8 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो, 4 घंटे की पढ़ाई, लेकिन वो डेली होनी चाहिए। जैसे होम्योपैथी की दवा होती है, वो डेली जो है वो हल्का हल्का डोज जो है वो डेली लेना चाहिए आपको। तो यही चीज़ जो है मैं पढ़ाई के साथ भी कहता हूँ कि डेली आपको काम करना है। अगर आपको यूपीएससी में सफलता हासिल करनी है तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपने एफर्ट्स में, और ईमानदारी रखना पड़ेगा अपने साथ, सच्चाई के साथ आपको तैयारी करनी पड़ेगी। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो आज शख्सियत में मुलाकात हुई आईपीएस अधिकारी सैयद मोहम्मद कासिम आबदी जी से। आगे आपसे फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।